Good morning, class. As you know, today we will study the topic anomalous expansion of water. And before this, we have studied the effect of temperature on density. उसमें हमने स्टडी किया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है और उससे डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज़. मोस्टली सॉलिड्स और लिक्विड्स में ऐसा ही होता है. लेकिन जो वाटर है उसके लिए वर्ड यहाँ यूज़ किया है एनोमेलस एक्सपेंशन. एनोमेलस एक्सपेंशन का मतलब वाटर का जो बिहेवियर है वो कुछ डिफरेंट है बाकी सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में. तो वाटर में क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज़ होने की जगह, यानी कि उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, इंक्रीज़, और डेंसिटी डिक्रीज़ होनी चाहिए थी. लेकिन वाटर थोड़ा सा डिफरेंट वे में बिहेव करता है कुछ टेम्परेचर तक. स्टार्टिंग 4 डिग्री सेल्सियस तक जब वाटर का टेम्परेचर 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ किया जाता है तब उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती है, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़. ठीक है. तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर इस वे में बिहेव करता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में वो जैसा कि नॉर्मली बाकी लिक्विड्स बिहेव करते हैं वैसा ही करता है, यानी कि टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के अबव जब इंक्रीज़ होता है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होती है और वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है. तो ये जो वाटर का बिहेवियर है डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट वे में, दिस इज़ नोन एज एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. ओके. तो जो आपको नोट्स लिखने हैं यहाँ पर, जो आपको लैंग्वेज लिखनी है, दैट विल बी ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड्स expand on being heated but water behaves in a different way. When water at 0 degree Celsius is heated, its volume decreases and density increases. जो important, जो main concept है वो इसी line में है. Until its temperature reaches 4 डिग्री सेल्सियस. तो 4 डिग्री सेल्सियस तक इस डायरेक्शन में बिहेव करता है. Above 4 degree Celsius volume increases and therefore the density decreases. Thus water at 4 degree Celsius has the maximum density. तो क्लियर है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी इंक्रीज़ होती है तो मैक्सिमम डेंसिटी जो है वाटर की वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगी. मैक्सिमम डेंसिटी मतलब जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्लोजली पैक्ड हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसी टेम्परेचर पर है. ओके. तो इसमें आपको ग्राफ्स भी पूछे जा सकते हैं और ग्राफ्स कौन कौन से ग्राफ्स आपसे इसमें पूछे जा रहे हैं वही ग्राफ आप बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ यहाँ 2 वे में बनाए जा सकते हैं. तो जैसा आप देख रहे हैं, आपको मैं यहाँ जूम करके ग्राफ्स दिखा देती हूँ. जो पहला हमारा यहाँ ग्राफ है दैट इज़ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, क्योंकि 2 इफेक्ट्स हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. तो सबसे पहले हम जो वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला ग्राफ है वही एक बार देख लेते हैं वाटर के लिए. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 0 से जो स्टार्ट हो रहा है इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों ज़ीरो थे. उसके बाद में ये जो टेम्परेचर वाली एक्सेस है इसमें 0 से लेके और यहाँ पर हम 4 डिग्री सेल्सियस तक आते हैं. तो वॉल्यूम क्या होता है 0 से 4 तक, डिक्रीज़. तो आप देख रहे हैं ग्राफ इस डायरेक्शन में जा रहा है. ऑलरेडी यहाँ पर 0 पे दोनों चीज़ें 0 नहीं थी, बल्कि 0 पे इतना वॉल्यूम था इसका. वॉल्यूम के लिए देखिए वॉल्यूम कौन सी यूनिट में दे रखा है. तो वॉल्यूम यहाँ वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर और ये दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में. तो ये था आपका 1000.10 सेंटीमीटर क्यूब. कितने टेम्परेचर पर था, 0 डिग्री सेल्सियस पर. फिर जब टेम्परेचर 1 2 3 4 जो मेन पॉइंट है 4 है और 4 पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़. और डिक्रीज़ होकर कितना हो जाता है, यहाँ से ये नीचे आ रहा है और ये यहाँ से इतना आ गया है, लगभग 0 के लगभग क्लोज़ ही आ चुका है इसके, क्योंकि इस एक्सिस को हमने लगभग पूरी तरह से 0 नहीं दिखाया है. तो यहाँ से डिक्रीज़ होके 1000.05 1000.00 के आसपास आ चुका है. ठीक है. तो इसका मतलब कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप देख रहे हैं ग्राफ फिर से इसी डायरेक्शन में जा रहा है. और इसका मतलब ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जब अबव जाएगा तो वाटर बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है जैसे अदर लिक्विड्स करते हैं. वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है. ठीक है. तो ग्राफ से वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ पूछा जाता है तो आपको ये थोड़ा सा शो करके दिखाना पड़ेगा. जो वैल्यूज़ हैं दोज आर नॉट सो
कंपलसरी टू राइट हियर कि आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ये डिजिट्स याद रखने पड़ेंगे, बस आपको ग्राफ का थोड़ा हिंट देना है, ठीक है। दूसरा आपका ग्राफ अगर आपसे पूछा जाता है डेंसिटी और टेम्परेचर के बारे में, तो देखिए डेंसिटी और टेम्परेचर वाला ग्राफ अगर आपको बनाना पड़े तो डेंसिटी की एक्सेस ये होगी, टेम्परेचर की ये होगी। तो आपको पता है 0 से लेके 4 तक डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो आप देख रहे हैं ग्राफ का ये वाला जो पोर्शन है ये दिखा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था उस पर आपकी डेंसिटी लगभग इतनी थी। इसकी यूनिट भी SCGS है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो लगभग 0.9998 से थोड़ी सी ज़्यादा थी। उसके बाद फिर और ज़्यादा हो जाती है। 4 पे मैक्सिमम डेंसिटी कितनी है, तो मैक्सिमम डेंसिटी आपकी दे रखी है 1.00। जो आपका प्रेसिजन है उसके अकॉर्डिंग डिजिट्स लिए गए हैं, लगभग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और उसके बाद जब 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो डेंसिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। ओके तो जो भी इसमें से ग्राफ आपसे पूछा जाता है दैट ग्राफ यूल मेक हियर, वो ग्राफ आपको बनाना है। और ये कहलाता है आपका एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओके, अब एनोमेलस एक्सपेंशन स्टडी करने के बाद आपको स्टडी करना है प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एनोमेलस एक्सपेंशन। यानी कि जो एनोमेलस एक्सपेंशन है वो प्रैक्टिकली आपने कहाँ देखा है, प्रैक्टिकली ये कहाँ पर होता है, कहाँ पाया जाता है, इसका यूज़ कहाँ होता है। तो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस वर्ड विल बी बेटर हियर। तो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस इसकी एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, एक्वेटिक लाइफ जो है उसके लिए प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लेक्स वगैरह जो होती हैं वो विंटर टाइम में जो उनकी अपर सरफेस है वो फ्रीज़ हो जाती है, वो उस पर एक लेयर बन जाती है आइस की। तो इस तरह से दिखाया गया है ये एटमॉस्फेयर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये फ्रीज़ हो जा रही है, यहाँ पे आइस की एक लेयर है और यहाँ का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम। लेकिन जो नीचे वाला जो टेम्परेचर होता है यहाँ का, वो क्योंकि ऊपर वाली लेयर जब फ्रीज़ हो जाती है तो अलाउ नहीं करती है बाकी जो जितना भी जो लो टेम्परेचर है उसको नीचे आने के लिए अलाउ नहीं करती है वो। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो नीचे आप देख रहे हैं जैसे जैसे बॉटम की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री, 2, 3, 4, तो नीचे वाला टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो नीचे वाले टेम्परेचर की वजह से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन सब के लिए लाइफ उतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, क्योंकि ये जो लेयर है ये लेयर एक वॉल की तरह बिहेव करती है और जितनी भी कोल्ड लेयर है उसको नीचे नहीं आने देती है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। इसके लिए आपको जो नोट्स बनाने हैं, जो लैंग्वेज लिखनी है, दैट इज़ हियर the anomalous expansion of water has a favorable effect on aquatic life. We know the density of water is maximum at 4 degrees Celsius. Water at the bottom of lakes remains at 4 degrees Celsius even if it freezes at the top surface. This allows marine animals to remain alive and move freely near the bottom. तो ये आपके नोट्स हैं, इसको आपको लिखना है। ये टॉपिक छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है उसमें बहुत कम टॉपिक्स ऐसे हैं अब जो आपको स्टडी करने हैं। जो अब टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये टॉपिक आपके मोस्टली डायरेक्ट टॉपिक्स हैं, डेफिनीशन वाले हैं, ठीक है। तो इसमें एक आपका टॉपिक आता है स्पेसिफिक हीट, और ये टॉपिक मोस्टली 9th क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री में आ रहे हों या फिज़िक्स में आ रहे हों। बहुत से टॉपिक्स आपको केमिस्ट्री वाले भी मिलेंगे। तो स्पेसिफिक हीट एक टॉपिक आता है यहाँ पर, बल्कि 2 हीट्स होती हैं, एक लेटेंट हीट और एक स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो लेटेंट और स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए जो सबसे कॉमन केस है वो ये है कि जो स्पेसिफिक हीट है उसका मतलब ये होता है कि जब वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया जाता है। तो जब वाटर को बॉईल करते हैं तो आपको पता है कि वाटर को बॉईल करने के लिए कितना टेम्परेचर नीडेड है। तो यहाँ पर बर्नर लगाकर जब इसको बॉईल किया जा रहा है उसके साथ इसमें एक थर्मोमीटर भी लगा है, और थर्मोमीटर टेम्परेचर बता रहा है कि कैसे कैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है जैसे जैसे वाटर हीट होना स्टार्ट करता है। तो वाटर जब बॉईल करता है तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, जितना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो वो हीट क्या कर रही थी, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही थी।
लेकिन जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और वाटर आपको बॉईल करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है, जबकि बर्नर लगातार ऑन है। अगर बर्नर ऑन है तो उसका मतलब जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है, वो हीट टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं कर रही है, बल्कि वो हीट क्या कर रही है, स्टेट चेंज करने का काम कर रही है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है उससे। तो स्पेसिफिक हीट वो हीट कहलाती है जो हीट लिक्विड वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करती है। तो ये अमाउंट ऑफ हीट स्पेसिफिक हीट कहलाता है। तो दिस इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यहाँ पर इसको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि स्पेसिफिक हीट कहलाती है वो हीट जो हिडन है, जो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही, क्योंकि हीट मोस्टली वो होती है जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हुई दिखाई देती है। ओके, तो यहाँ पर जब आप नोट्स में लिखेंगे तो नोट्स में आपके पास जो रिलेशन होगा दैट विल डिफाइन द स्पेसिफिक हीट। तो रिलेशन क्या होता है, तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट का जो सिंबल है वो स्मॉल सी लिखा जाता है, और जो अभी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए जो वाटर आप बॉईल कर रहे हैं वो उसका मास कैपिटल एम दे रखा है, ठीक है, कैपिटल एम मास का वाटर है, और आप जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं वो है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एम डेल्टा टी, ठीक है। तो यानी कि जितनी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए नीडेड है कि कितना मास है, तो उसके अकॉर्डिंग हीट सप्लाई करेंगे। और दूसरी बात, वो हीट जो है वो कितना टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रही है, कितना टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही है। तो रिलेशन यहाँ से बनाया जाता है। पर जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वन कांस्टेंट कम्स हियर, दैट कांस्टेंट इज सी, एम सी डेल्टा टी। ये रिलेशन बनता है हीट का, जो हीट सप्लाइड है, ठीक है। तो इसी से जो सी कांस्टेंट है दैट इज़ नोन एज द स्पेसिफिक हीट, वही स्पेसिफिक हीट कहलाता है। तो इसको आप ये ऊपर वाले रिलेशन में लिखा है मैंने, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये बन जाता है आपका स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। और नीचे जो लिखा है मैंने वो वही रिलेशन है जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड का है, एम सी डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर आप सी की यूनिट फाइंड आउट करें तो सी की यूनिट क्या बन जाती है, सी की यूनिट बन जाएगी डेल्टा क्यू। अगर आप सी जी एस यूनिट लिखें तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और अगर आप ऐसा ही लिखें तो जूल पर केजी केल्विन। ओके, दूसरी बात आती है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में ये डिफरेंस है कि जो आपने अमाउंट ऑफ मास, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया था, जो मास लिया था वो m था, तो आपने बोला था कि इफ़ m मास, यहाँ लैंग्वेज में लिखा है, इफ़ एन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज़ नीडेड to raise the temperature of m mass of a substance through delta T, then specific heat is given by this, ठीक है। अब अगर आपको m मास के लिए ये यूज़ नहीं करना है, बल्कि आपको किसके लिए यूज़ करना है, n मोल्स के लिए। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मोल्स दे रखे हैं, ठीक है, तो इफ़ एन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू डेल्टा टी, देन मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगी डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ओके, तो एन मोल्स का टेम्परेचर रेज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट नीडेड है दैट इज़ नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है दैट इज़ कैलोरीमीट्री। कैलोरीमीट्री आपका नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोमीट्री के बाद में। थर्मोमीट्री टेम्परेचर से रिलेटेड था, यानी कि वो ब्रांच फिज़िक्स की जिसमें हमें क्या स्टडी करना था, टेम्परेचर। वो ब्रांच जिसमें हम टेम्परेचर को स्टडी करते हैं दैट इज़ नोन एज थर्मोमीट्री, और वो ब्रांच जिसमें हम हीट को स्टडी करते हैं, हीट का मेजरमेंट, हीट का ट्रांसफ़र, इस सबको स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है दैट इज़ कैलोरीमीट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिख दी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। सो दिस इज़ कैलोरीमीट्री। उसके बाद आता है कैलोरीमीट्री का प्रिंसिपल। तो कैलोरीमीट्री का प्रिंसिपल जो है वो बहुत इजी है। कैलोरीमीट्री का प्रिंसिपल होता है, इट स्टेट्स दैट द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। ये शॉर्ट में अगर लिखें तो हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। तो ये माना जाता है कि हीट कहीं भी वेस्ट नहीं हो रही है। अगर आप एक कोल्ड और एक हॉट बॉडी को साथ में रख दें, जैसे एक कप ऑफ टी सराउंडिंग्स पे रख देते हैं, तो जितनी की हीट लूज़ करेगी हॉट बॉडी उतनी ही कोल्ड बॉडी हीट को गेन करेगी।
ऑलवेज द हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट. दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. उसके बाद हम स्टडी करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑन द नेक्स्ट वन. ठीक है, तो नेक्स्ट वन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.